हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 141 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है लिखा है कि एनई रेलवे सीएनडब्ल्यू अर्थात पूर्वोत्तर रेलवे का यह क्वेश्चन है। सीएनडब्ल्यू का क्वेश्चन है, व्हाट्सअप का नहीं है। क्वेश्चन है आपका सीएनडब्ल्यू का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में ही इसका एग्जाम लिया गया है। देखिए, एग्जाम डेट जो है 27/12/2025 यानी दिसंबर का यह क्वेश्चन है, 2-3 महीना पहले का जो ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है उसका यह क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग नीचे देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे डिटेल में वीडियो बनाया जाता है और इसमें भी पूरा डिटेल में आप लोग को हम समझाने वाले, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए, नोट में हमने क्या लिखा है कि इसी पीडीएफ में मतलब नीचे आंसर दिया गया है, ईमानदारी से बनाकर और चेक करके 1/3 नेगेटिव काट कर सही मार्क्स देकर भेजे। अगर कोई व्यक्ति नीचे से आंसर से चोरी करता है या देखता है तो वह व्यक्ति खुद अपने पैर में खुद मतलब कि कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए कि ईमानदारी से इसको बना करके भेजना होता है। इसी प्रकार हम टेस्ट लेते हैं। अगर कोई नया आदमी है तो इसे देखिए किस प्रकार हम टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद यह है कि खुद देख ले कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको इसके अनुसार तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को फिर से हम टाइपिंग करवा करके ही हम मतलब कि उसका टेस्ट लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने ओरिजिनल हमने रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग का यह शक था या मानना था कि शायद शायद कोई क्वेश्चन मिक्स होगा या मिक्स कर देते हैं सर या निकाल देते हैं, जो भी है, इसलिए मैंने हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन को रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर 27/12/2025, जो कि वहाँ का है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन फॉर द जूनियर इंजीनियर सीएनडब्ल्यू पे लेवल 6, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। और एक एक चीज को हम डिटेल में आपके समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है सो देखिए। 1 नंबर में है कि यहाँ पर लिखा है कि OMRS का मुख्य उद्देश्य क्या है। OMRS का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो पहले इसका आंसर हम जान लेते हैं तो फिर हम समझाएंगे इसको। लिखा है कि चलते समय रोलिंग स्टॉक में खराबी का पता लगाएं, मतलब कि पता लगाने के लिए OMRS का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, बहुत जगह जो है क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है OMRS का, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी आप लोग लिखते चले तो अच्छा रहेगा। हम जब भी हमने वीडियो बनाया है तो आप लोगों को हमने बोला है कि आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें कॉपी कलम ले करके, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने टेस्ट दिया वो क्वेश्चन तो आपके पास मौजूद है। जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों को मैं बात बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो आपके पास मौजूद, आपने टेस्ट दिया, लेकिन मैं अभी जो एक्स्ट्रा जो बताऊंगा वो तो आपके पास मौजूद नहीं, इसलिए उसको कॉपी में नोट करते चलें। चलिए, तो OMRS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ठीक है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ठीक है। इसका यह जो मतलब इसका काम क्या है, वो मैं एरस किताब तो यहाँ पर तो आंसर में है कि चलते समय रोलिंग स्टॉक की खराबी का पता लगाता है, ठीक है। लेकिन यह भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली एक आधुनिक तकनीक है। क्या? OMRS जो है भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि रेल गाड़ियों के रोलिंग स्टॉक जैसे इंजन, डिब्बे और वैगन की सेहत की रियल टाइम की निगरानी करना, या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि चलते समय रोलिंग स्टॉक में खराबी का पता लगाना। तो ये क्या है OMRS? यह भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली आधुनिक तकनीक है, ठीक है, जिसे रोलिंग स्टॉक के जो भी समस्या होता है चलते समय गाड़ी जो है जो भी खराबी होता है पता करता है, ठीक है। तो ये आपने जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में क्या है कि HABD
किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। HABD किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, ठीक है, फिर हम समझाएंगे। तो इसका जो है क्या है, HABD किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये है इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग, ठीक है, इंफ्रारेड जो है थर्मल सेंसिंग, ठीक है, इसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहले हम जानेंगे कि HABD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, ठीक है, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके जो है फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, अर्थात जब आपका एक्सल बॉक्स हॉट होता है तो उसका डिटेक्टर जो है उसको मापता है, ठीक है ना। इसी को HABD कहते हैं। इसको अगर डिटेल में जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यह भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन के सुरक्षित संचालन में मदद करती है। इसका मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि यह कार्य किस प्रकार करता है, इसके बारे में जाने कि यह प्रणाली चलती ट्रेन में पहियों के एक्सल बॉक्स के तापमान का निगरानी करती है, ठीक है। और सेंसर का भी तकनीकी इसमें लगा रहता है, सेंसर का भी सब मापता है। जैसे इसमें पटरियों के किनारे इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, किसमें, HABD में, ठीक है। HABD में पटरियों के किनारे इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं जो बिना छुए पटरियों और बेयरिंग के तापमान को माप लेता है और आपको दुर्घटना से बचाता है। कौन, HABD अर्थात हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, दुर्घटना होने से भी बचाता है, ठीक है, अलर्ट करता है, ठीक है। या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह एक अलर्ट सिस्टम है, अलर्ट करता है आपको, ठीक है। तो आपने ये जाना, ठीक है। तो ये किसका करा, इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 3 नंबर में क्या करें, LHB कोच के अंडर फ्रेम बना होता है, ठीक है। तो अंडर फ्रेम देखिए यहाँ पर दिया है IRMS 41 स्टेनलेस स्टील, हल्का स्टील, कच्चा स्टील, ठीक है। तो IRMS 41 जो है LHB कोच का क्या है, अंडर फ्रेम बना होता है, ठीक है। लेकिन आपके ये 3 ऑप्शन में कहीं अगर दे देता आपको कार्टन स्टील, ठीक है, कार्टन स्टील, ठीक है, तो आपको उसको भी मारना पड़ता, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि LHB कोच का जो अंडर फ्रेम या क्रॉस मेंबर कुछ भी जो बना होता है कार्टन स्टील या IRMS 41 का बना होता है, इसलिए दोनों को आप आंसर में लिखिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों देख रहे हैं ना, IRMS 41 और कार्टन स्टील, ये दोनों जो है एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो आपको IRMS 41 रहेगा ऑप्शन में या कार्टन स्टील रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन से IRMS 41 आपने याद कर लिया, अगले क्वेश्चन में आपको IRMS 41 नहीं दिया, उसके जगह पर कार्टन स्टील दे दिया, ठीक है। तो आप दोनों आंसर में लिखिए, ठीक है, जो आपको मिल जाए मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा। इसका प्रूफ जो है आपके सामने है कि देखिए एक ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अंडर फ्रेम अगर आ रहा है तो हम कुछ और इसमें डिटेल आपको हम बता देते हैं कि जैसे इसमें पूछता है कि 16 बार किसका बना होता है, ठीक है। तो 16 बार, तो ये भी जो है आपको क्या बोलते हैं, IRMS 41 का ही बना रहता है, ठीक है। अब आता है क्या बोलते हैं उसको, साइड वाल इंड वाल, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो साइड वाल इंड वाल भी याद कर लीजिए आप, यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए साइड वाल और इंड वाल, ठीक है, साइड वाल और इंड वाल, ये होता है फेरेटिक। देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील लिख करके लिखिएगा IRSA, ठीक है, 409, ठीक है, 409 भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद में जो है बहुत सारा चलिए, तो फिर एक देखिए फिर से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फेरेटिक स्टील, ठीक है। फेरेटिक स्टील क्या चीज का बना होता है, क्या चीज इसका बना होता है, साइड वाल, यानी साइड वाल और इंड वाल फेरेटिक स्टील का बना होता है, ठीक है। और फेरेटिक स्टील लिख करके कोष्ट में लिखा रहता है SS 409,
9। एसएस का मतलब हुआ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का ही एक प्रकार है फेरेटिक स्टील, ठीक है। अब हम आते हैं इंड वाल। इंड वाल क्या बोलते हैं, छत का सीट और फ्लोर सीट, ठीक है। तो रूफ एंड फ्लोर हम लिखते हैं R&F, रूफ एंड फ्लोर। ये किसका बना होता है, तो ये जो बना होता है स्टेनिक स्टील का बना होता है, ठीक है। अर्थात एसएस आपको 304 का बना होता है, एसएस 304 का बना होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे साथ साथ रूफ एंड फ्लोर तो लिख दिया। टॉयलेट का जो कटोरा जो होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉयलेट कटोरा, ये भी जो है आपको स्टेनिक स्टील अर्थात एसएस 304 का ही बना रहता है। और सोल बार का पहले ही हमने बता दिया, सोल बार और क्रॉस बीम जो IRMS 41 या कार्टन स्टील का बना होता है, ठीक है। और एक और आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला में कि आपको यार्ड डैम्पर। यार्ड डैम्पर किसका बना होता है, तो ये जो होता है कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। और एक आता है उसका क्या नाम है, व्हील डिस्क, ठीक है। जो डिस्क जो होता है जिसका मोटाई 110 और दाया 640 mm होता है डिस्क का, वो क्या चीज का बना होता है जिस पर ब्रेक लगता है, यहाँ पर हम डी खाली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का, आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन पर उतना हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये जो देखिए एक साथ जो हमने ये चीज बताया है, आपको ये एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा लेकिन कहीं अदर एक मिलेगा, फिर कहीं दूसरे जगह मिलेगा, तीसरे जगह मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आप इसको अगर लिख लेते हैं एक जगह, तो कभी भी पाना पलटेंगे एक जगह आपको दिखाई दे देगा और आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। आप फिर से आप इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि साइड वाल और इंड वाल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोच बनाते हैं, तो साइड वाल से ले करके इंड वाल तक, ठीक है, आते हैं। तो इसका देखिए ट्रिक है, ट्रिक का कोई मेथड या कोई रूल नहीं होता, अपना अपना ट्रिक है याद करने का। हम कैसे याद किए वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये ना कि कोई ट्रिक मेथड है या सिद्धांत, ऐसा कुछ नहीं है, याद करने का एक तरीका है। तो हमने कैसे याद किया कि साइड वाल और इंड वाल जो है, देखिए यह बहुत लंबाई दूरी तय कर रहा है, इसीलिए इसमें इसका अंक ज्यादा रखिए, इसको 409 वाला। और फेरेटिक, फेरेटिक माने फिराना घुमाना, यानी ज्यादा आपको घूमना पड़ रहा है, ठीक है। तो फेरेटिक हो गया। रूफ एंड फ्लोर तो ऑटोमेटिक छट जाएगा कि स्टेनिक स्टील है, इसमें अंक कम है, 304 है, ठीक। और टॉयलेट का कटोरा भी स्टेनिक स्टील का, ठीक है। और यार्ड डैम्पर कास्ट स्टील का, और क्या बोलते हैं इसको, डिस्क है, डिस्क का ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो एलएचबी कोच का अंडर फ्रेम के जगह पर मैंने लगभग 4-5 क्वेश्चन क्लियर किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या कर रहा है कि डीप फ्लैंज की अनुमति अनुमेय सीमा, डीप फ्लैंज की अनुमेय सीमा। तो देखिए इसमें भी मतलब कि बहुत सारा कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो इसमें तो अनुमेय सीमा यहाँ पर हम 35 पहले आंसर हम इसको लगा देते हैं, फिर हम आपके डिटेल में चलते हैं। फिर मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि आप कॉपी कलम ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको आप लिखते चलेंगे। अब फ्लैंज के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब व्हील का देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यू, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं सी माने कॉन्डम, ठीक। तो देखिए पहले हम लिखते हैं थीन फ्लैंज, ठीक है। थी खाली हम लिखते हैं थीन फ्लैंज, ठीक है। तो थीन फ्लैंज में देखिए न्यू जो होता है आपको 28.5 mm और 29.4 भी होता है, ठीक है। 28.5 और 29.4, ठीक है, न्यू होता है, ठीक है। थीन फ्लैंज मैं किसका बात कर रहा हूँ, थीन फ्लैंज का। आपका क्वेश्चन है क्या, डीप फ्लैंज का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हम जितना बोलते हैं उतना सुनिए और लिखते चलिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो थीन फ्लैंज आपका हो गया, न्यू कितना हो गया आपका 28.5 और एक हो गया 29.4, ठीक है। अब इसी में कॉन्डम देखिए, कॉन्डम जो है 28 वाला जो है 16 हो जाता है, 29 वाला हो जाता है 22 mm। ये हो गया आपका कॉन्डम साइज, ठीक है, कॉन्डम साइज, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको जो है यहाँ पर थीन फ्लैंज हमने लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं थीन फ्लैंज ना लिख करके ये लिखता है कि व्हील का फ्लैंज की मोटाई कितना होता है, व्हील मतलब कि
व्हील या थिन फ्लैंज भी लिख देता है, व्हील फ्लैंज की मोटाई या थिन फ्लैंज कितना होता है, तो दोनों क्वेश्चन में आ जाता है। तो 28 और 29। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर 28 और 29 क्यों अलग अलग, क्योंकि दोनों में आएगा, कौन किसको मारेंगे। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। अब रहा बात कि 28.5 और 29.4 कहाँ प्रयोग होगा, तो ऐसे एलएचबी में 29.4 वाला ही प्रयोग होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, आईसीएफ में जो है, नॉन एसी में जो है आपको 28.5 जो है, न्यू में तो मान लें कि न्यू जो व्हील आएगा उसका सबका 29.4 ही होता है, ठीक है। लेकिन आईसीएफ में है, अगर क्या बोलते हैं नॉन एसी कोच है उसमें लगाना है तो 28.5 चलेगा, ठीक है ना, वो न्यू उसको माना जाएगा। तो उसके लिए कंडम जो है 16 होता है, और क्या बोलते हैं मतलब इसके लिए 22 होता है, ठीक। अब ये भी कह देंगे कि ये 16 जो होता है कंडम जो है आपको, ये गुड्स के लिए भी कंडम हो जाता है, या गुड्स हम लिख देते हैं वैगन के लिए, ठीक है, जी डबल ओ, गुड्स के लिए, ठीक है। और आईसीएफ के लिए 22 अधिकतम, मतलब कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं आने दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कंडीशन होता है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हम समझाने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन आता है कि रूट रेडियस कितना होता है। व्हील मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर व्हील बना दिया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि एक ठो ऊंचा टाइप का होता है ना, उसी को व्हील फ्लेंज कहा जाता है। तो इसका भी पूछ लेता है कि व्हील फ्लेंज का रूट रेडियस कितना होता है, ठीक है, रूट रेडियस, ठीक है। तो देखिए रूट रेडियस जो है आपका 14 mm होता है। कितना होता है, 14 mm रेडियस, रूट रेडियस। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये गोल जो होता है, आप देखते हैं कि व्हील के जो किनारे जो होता है, आप समझ रहे हैं उस बात को, हम जो जहाँ तक विश्वास है, तो उसको जैसे यहाँ पर देखा कि 28.5, ठीक है। तो 14 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं रेडियस को, तो ये दाया हो जाएगा, यानी इसका दाया हो जाएगा क्या बोलते हैं 28, समझ रहे हैं ना। तो लगभग इसको, ठीक है। तो 14.5 भी आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन 14 याद रखिएगा, 14.5 और 14 ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेगा, या तो 14 नहीं तो 14.5, ठीक है ना। तो 14 ही याद रखिए आप, ठीक है। और क्या बोलते हैं रूट रेडियस 14 भी होता है और 16 भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको विशेष करके आंसर में 14 ही रहता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि 16 भी होता है रूट रेडियस, ठीक है, जिसका प्रयोग 29.4 के लिए लागू होता है, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, लेकिन 29 ही होता है, ठीक है। लेकिन 16 भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम के लिए 14 ही काफी है, 14 ही आंसर क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। हर तरह से हमने आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो ये तो हो गया रूट रेडियस का। लेकिन रूट रेडियस का हमने बताया 14 या 16, ठीक है। तो इसका तो न्यू हो गया, लेकिन इसका कंडम साइज जो है 5 mm होता है, ठीक है। ये हो गया न्यू, और ये हो गया कंडम, ठीक है। ये क्या है, रूट रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं डीप फ्लेंज के बारे में चलते हैं। जो डीप फ्लेंज आपके क्वेश्चन में है, ठीक है, डीप फ्लेंज। तो यहाँ 35 जो दिया है ना, तो ये जो दिया है कंडम साइज दिया है, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं न्यू जो है, डीप फ्लेंज का न्यू जो है 28.5 होगा, ठीक है। डीप फ्लेंज का, डीप फ्लेंज मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो चक्का जो रहता है उस पर जो गोला जो होता है ना, तो ये जो आपको ऊपर जस्ट बताया कि इसकी गहराई जो है, डीप जो है गहराई इसका 28.5 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे अधिक कंडम साइज जो आपके देख रहे हैं यहाँ पर 35, ठीक है ना। तो 35 जब गहराई जब हो जाएगा ना वो फ्लेंज में, तो फ्लेंज बहुत नीचे तक, रेल लाइन जो होता है ना, ट्रैक, वो नीचे तक चला जाएगा। आप जानते हैं कि रेल ट्रैक को नट बोल्ट के सहारे उसको टाइट किया गया रहता है, तो वो नोट बोल्ट को काट देगा, समझ रहे हैं ना। जब 35 गहराई तक चला जाएगा, यानी व्हील ट्रेड जब ज्यादा घिस जाएगा, ठीक है ना, चलते चलते, तो उसका फ्लेंज जो है बहुत खाड़ा हो जाएगा, यानी ऊंचा तक हो जाएगा, यानी 35 तक हो जाएगा, उसको कहा जाता है डीप फ्लेंज, ठीक है ना। यहाँ पर जो है मैंने कहा फिगर बनाया, यहाँ जो है ज्यादा गड्ढा हो जाएगा और उस नट बोल्ट को काट देगा, ठीक है ना। इसीलिए 35 से कम ही रखा जाता है, ठीक है, डीप फ्लेंज का। लेकिन लास्ट 35 है जो आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। डीप फ्लेंज का 28 पॉइंट न्यू हो गया, यहाँ भी समझाया, ऊपर 29.4, ठीक है। तो हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक और व्हील से क्वेश्चन किया जाता है टायर, क्या उसको बोलते हैं, फ्लैट टायर, ठीक है ना, फ्लैट टायर, फ्लैट टायर, ठीक है। व्हील का फ्लैट टायर कितना होता है, तो आप याद रखिएगा, गुड्स के लिए 60 होता है, और कोच के लिए 50 होता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, फ्लैट टायर की सीमा, ठीक।
हमको जहां तक विश्वास है कि व्हील से कहीं से भी क्वेश्चन अब आपको आ जाए तो आप नहीं छोड़िएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप लोग टेस्ट में भाग लीजिए, ठीक है। हमसे जुड़िए, हर तरह से आपको संतुष्ट करने का हम प्रयास करते हैं पूरा डिटेल के साथ। चलिए 5 नंबर में क्या लिखा है कि ब्लड थर्मल एक्चुएट किसका हिस्सा है, ठीक है, किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर पहले हम आंसर देते हैं FDSS, FDSS, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि FDSS क्या है। इतना तो आप जानेंगे, बल्ब थर्मल एक्चुएट जो है किसका हिस्सा है, तो FDSS का है। FDSS है क्या, पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, ठीक है। तो ये है फायर डिटेक्शन एंड संप्रेषण, यानी सुप्रेषण, बोलने में भी थोड़ा कठिनाई हो रहा है, सिस्टम, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे तो अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली, अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली, ठीक है। फायर डिटेक्शन एंड संप्रेषण सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यह क्या है इसके बारे में जानिए। तो यह एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो ट्रेन के विशेषकर पावर कार और पेंट्री कारों में आग का पता लगाने के साथ साथ उसे बुझाने का भी काम करती है, ठीक है। ये लिखा है सुप्रीवेंशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है सुप्रीवेंशन यानी बुझाना, ठीक है, यानी फायर माने आग, ठीक है, डिटेक्शन माने उसको मतलब कि पहचान करना, ठीक है। तो इस टाइप से इसका फुल फॉर्म होता है फायर डिटेक्शन एंड सुप्रेंशन सिस्टम, ठीक है, यानी हिंदी में लिखे इसको अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली, ठीक है। यह एक आधुनिक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन में मतलब विशेषकर पावर कार, पेंट्री कार में आग का पता लगाने के साथ साथ उसे बुझाने का भी काम करती है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जान गए, कॉपी में भी आप लिख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेमू में ट्रैक्शन मोटर आमतौर पर जो है क्या बोलते हैं होती है, मतलब कि कौन सा मतलब होती है, ठीक है। तो इसमें 3 फेज लगा रहता है, इसमें पूछने की ट्रैक्शन मोटर होता है और 3 फेज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा कंप्रेसिंग रिंग की स्टैंडर्ड मोटाई क्या होता है। चलिए इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसका आंसर तो 6 mm है, ठीक है, लेकिन ये आपको हम समझा दें, जो प्रैक्टिकली कंप्रेसिंग रिंग का डेली अपने काम में यूज करते हैं वर्कशॉप में, ठीक है, उन लोगों को मैं ये बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों का क्वेश्चन अगर ये आ गया वर्कशॉप में है और कंप्रेसिंग रिंग का काम करते हैं तो वो देखते हैं कि 4, 6, 8, 10, ठीक है, 4 mm का भी होता है, 6 mm का भी होता है, 8 mm का भी होता है, 10 mm का भी होता है, आगे तक भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो कंप्रेसिंग रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन जब उनके सामने आएगा, कहें जब तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे कि अरे हम तो 4, 6, 8, 10 का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें तो देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, यानी 2 अगर छांट देते, तीनों ऑप्शन है उसमें, हम अब किसको मारे, कंफ्यूज में पड़ जाता है आदमी, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की बात है, मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि आप बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकली जो आप काम करते हैं कुछ और थ्योरिकल होता है कुछ और, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कभी भी कंप्रेसिंग रिंग का अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप 6 mm ही मारेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। ये ना कि हमने काम करते हैं डेली की तो 4 से लेकर 10-12 mm तक ले हम प्रयोग करते हैं, तो वो ध्यान में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 6 mm ही आंसर इसका लगाया जाता है, चाहे वो मतलब कि टेस्ट हो या आपके जो एग्जाम, ये तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने है, इसीलिए मैं रखा हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए। अगर मान लेते वही हम टाइपिंग करा करके आपके सामने रखते तो शायद आप कह सकते थे कि नहीं सर इतना इतना होता है, ठीक है। यही जहां का भी क्वेश्चन है यही चेक भी कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्लैंग एडजस्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, स्लैंग एडजस्टर का हिस्सा नहीं है। तो आप देख लीजिए, क्लच स्प्रिंग, पेआउट स्प्रिंग, बैरल स्प्रिंग, लिप स्प्रिंग। तो ये जो लिप स्प्रिंग जो है आपका, यह स्लैंग एडजस्टर का बैरल एसएबी का नहीं है। स्लैंग एडजस्टर का काम होता है, जान ही रहे हैं कि ब्रेक को मतलब कि दूरी बनाए रखना, व्हील से एडजस्ट करना, ठीक है। तो उसका वो हिस्सा नहीं है, तो उसका डी आंसर था। चलिए 9 नंबर में क्या करें, एलएचबी में सीटीआरबी का मतलब क्या होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सीटीआरबी यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है।
कहाँ लिखा है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, यानी बी में इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए अब सीटीआरबी के बारे में हम थोड़ा आपको समझा दें, ताकि सीटीआरबी से कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सीटीआरबी, सीटीआरबी का फुल फॉर्म जान लिए। अब सीटीआरबी में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए सीटीआरबी का प्रयोग एलएचबी में प्रयोग करते हैं, और सीटीआरबी कहाँ प्रयोग होता है, एलएचबी, एलएचबी और गुड्स हम लिख देते हैं वैगन में। ठीक है, गुड्स में प्रयोग होता है, एलएचबी और गुड्स में प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें जो है दो कंपनी का आता है। ठीक है, एक आता है यानी एसकेएफ, एसकेएफ, ठीक है, एक आता है एसकेएफ का, और एक आता है टिमकेन, टिमकेन। ठीक है, टिमकेन कंपनी का, दो कंपनी का ये सीटीआरबी आता है। ठीक है, तो ये हम तो कंपनी का नाम इसलिए लिखना पड़ा कि इसमें पूछता है कि ग्रीस का यूज कितना होता है। ठीक है, कौन से ग्रीस का प्रयोग होता है, तो लिथियम बेस्ड ग्रीस का प्रयोग होता है, और कितना होता है इसमें आप कंफ्यूज पड़ जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं कि वहां पर कंपनी का नाम शायद नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में। अगर कंपनी का भी नाम लिखा रहा है तो आपको और सुविधा हो जाएगी। जैसे एस्केप में जो होता है 451 ग्राम, और टिमकेन में 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होता है। ग्राम ग्रीस, जी जी हम लिख देते हैं ग्राम ग्रीस। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्केप में 451 और टिमकेन में 350 ग्राम। ठीक है, तो अगर कंपनी का नाम लिखा है तो कोई बात ही नहीं है, कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन साथ में भी है 451 और 350, तो आप एस्केप वाला मारेंगे, ज्यादातर इसी का यूज होता है। ठीक है, एस्केप वाला को। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका। और इसमें कौन सा ग्रीस का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका सीटीआरबी का। ठीक है, अब हम चलते हैं आईसीएफ में जो होता है उसको डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, तो ये जो है कहाँ प्रयोग होता है, आईसीएफ में। तो इसमें भी दो कंपनी आता है, आपको आता है एक एसकेएफ और एक आता है आपको एनबीसी। ठीक, एनबीसी। ठीक है, तो एसकेएफ में 2 केजी ग्रीस का प्रयोग होता है, कहीं कहीं आपको 2.5 भी मिलेगा। ठीक है, 2.5। ठीक है, लेकिन 2 केजी ग्रीस का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन 2 केजी या 2.5 केजी एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको हम समझाने का हम प्रयास दोनों हम लिख दिए हैं, दोनों ये ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ है तो 2 केजी वाला मारेंगे। ठीक, तो 2 ये ना कि 2 नहीं है और 2.5 है, आपको याद है 2 केजी, और 2.5 मरबे नहीं कीजिए, तो ऐसा नहीं, 2 से 2.5 होता है। ठीक है, थ्योरी में आपको मिलेगा। ठीक है, और एनबीसी में 1.75 यानी 2.25 केजी ग्रीस का प्रयोग होता है। ठीक है, केजी, यहाँ पर हम केजी लिखते हैं। ठीक है, तो एस्केप में 2 केजी से 2.5 केजी, 2.5 केजी, एनबीसी में 1.75 यानी 2.25 केजी ग्रीस का प्रयोग होता है। इसमें भी लिथियम बेस ग्रीस का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेयरिंग से संबंधित क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, कॉपी में 100% लिखेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है कि सीबीसी को अलग होने से रोकने के लिए 2 बैगनों के बीच ऊंचाई में अंतर अधिकतम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीबीसी का अधिकतम ऊंचाई जो है, अधिकतम ऊंचाई कितना होता है 1105, और न्यूनतम जो है ऊंचाई कितना होता है 1030। ठीक है, इसको घटा लीजिए। ठीक है, तो 5 के 5, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, यानी 75 आ गया। ठीक है, वही जो है 75 से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि इधर से एक सीबीसी यहाँ है और यहाँ ऐसे है ऊपर नीचा, तो मान लेते हैं इसका 10 जो है 1030 हो गया या 1105 हो गया। ठीक है, तो इसका ऊंचाई जो है अंतर जब निकालेंगे तो 75 से अधिक ऊंचाई नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर लिमिट है भाई कि नीचे 1030 से नीचा नहीं होना चाहिए, अधिकतम 1105 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब नीचे इससे ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए तो दोनों घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 75 से अंतर अधिक नहीं होना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। अब इस ऐसे हम समझाने पर अगर नहीं समझते हैं तो फिर क्या समझिएगा। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पर सीबीसी के ऊंचाई में एक और चीज पूछा जाता है जिसका होता है 1090 mm। ठीक है, होता है 1090 mm। तो ये कहाँ चीज होता है, तो ये होता है सॉफ्ट इशू, मतलब कि ऊंचाई होता है, सॉफ्ट इशू साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, जब पी लिखता है क्वेश्चन में कि पीओएच यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के बाद, पीओएच के बाद, ठीक है, इससे मतलब कितना से नीचे यानी सीबीसी नहीं होना चाहिए।
इससे नीचा नहीं माना जाएगा। तो ये होता है 1090 mm। ठीक है, तो शॉप इशू यानी शॉप से निकलते समय के लिए यह हाइट है। ठीक है, इससे नीचा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो है वो जो हमने बताया अधिकतम न्यूनतम, उसको दूसरे भाषा में आ जाता है कि लोडेड कंडीशन में 1030 और इम्पीटी कंडीशन में 1105। समझ रहे हैं ना? अब तो हमको लगता है कि पूरी तरह आप समझ गए होंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा डैम्पर एलएचबी कोच का हिस्सा नहीं है? तो यह है प्राथमिक वर्टिकल स्प्रिंग डैम्पर, सेकेंडरी लेटर डैम्पर, वर्टिकल रोलिंग डैम्पर या डैम्पर। ठीक, देखिए तो यहाँ पर रोलिंग डैम्पर नहीं होता है मेरे भाई, बाकी सब डैम्पर होता है। ठीक है, तो आप पहले डैम्पर के बारे में जानेंगे तब तो डैम्पर के बारे में जानिए। हम यहाँ पर एक बोगी बनाते हैं। ठीक है, तो चारों कोना पर जो डैम्पर जो होता है वो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, जो आपको ए नंबर में लिखा है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में जो होता है आपको ये होता है सेकेंडरी, नहीं दिया है यहाँ पर, नहीं दिया है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर। ठीक है, ये बीच वाला को। ठीक है, और यहाँ पर जब बोलिस्टर जो रखा जाता है तो यहाँ पर एक लेटर डैम्पर होता है, तो मात्र एक ही होता है। ठीक है, ये की संख्या में होता है, जो कहाँ दिया है इसमें सेकेंडरी लेटर डैम्पर, जो बी नंबर में दिया है। ठीक, और ये होता है एक या डैम्पर। या डैम्पर जो साइड में इधर और इधर होता है, जो कि जा करके बोगी को कोच के फ्रेम से जोड़ता है, कोच से। ठीक है ना, कोच से जोड़ता है, तो ये होता है या डैम्पर। ठीक है, अब देख लीजिए तो डैम्पर कितना हो गया, चारों कोना पर 4 गो हो गया, यानी प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 हो गया, लेटर डैम्पर 1 हो गया, या डैम्पर जो है 2 हो गया। टोटल कितना हो गया, 4 2 6 1 7 2 9। ठीक है, यानी एक बोगी में 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि एक बोगी में कितने डैम्पर का प्रयोग होता है, तो 9 डैम्पर का प्रयोग होता है टोटल। और कोच में अगर पूछता है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, अर्थात 18 डैम्पर का प्रयोग हो जाएगा, किसमें? कोच में। ठीक है, और कौन कौन सा डैम्पर है तो आप याद कर लीजिए, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर चारों कोनों पर। ठीक है, और बीच में जो होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, और इधर जो होता है लेटर डैम्पर, एक तो होता है एक बोगी में, 2 बोगी में 2 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा या डैम्पर 2 गो होता है। ठीक है ना, एक बोगी में। ठीक, तो कोच में अगर पूछे तो 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और लेटर डैम्पर से एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो है क्या बोलते हैं इसको, लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल, लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल, ये दोनों एक्शन को गाइड करता है। ठीक है, दाएं बाएं आगे पीछे, ठेठ भाषा में समझाएं तो दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक है, ये दोनों को गाइड कर लेता है, इसीलिए एक ही लेटर डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में आता है कि किसी कोच में या एक बोगी में एक लेटर डैम्पर का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लेटरल एवं लॉन्जिट्यूडनल दोनों को ये गाइड कर लेता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा है कि एक वैगन की दोनों बोगियों के पहियों के व्यास में अनुमेय अंतर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि बोगी की बात किया है, इसी में आप लोग कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। कभी भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़े कि भाई बोगी पूछ रहा है कि वैगन पूछ रहा है कि कोच पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोगी पूछा गया है कि बोगी में दोनों पहियों के बीच के अंतर कितना होता है, तो 13 होता है, 13 mm होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी आपको डिटेल रूप से समझा देते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोगी बनाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा। ठीक है, यहाँ पर हम चक्का लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी एक ठो बोगी तनी लंबा बना देते हैं इसको, यहाँ भी हम चक्का लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लंबा सा एगो कोच या बैगन रख देते हैं। ठीक, अब चलिए, आपका बैगन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं पहले बैगन का बताऊंगा। ठीक है, अगर बैगन में अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है, एक ही एक्सल पर दोनों चक्का के दाया में अंतर, तो 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। लेकिन एक ही बोगी में इसके दाया और इसके दाया में अगर अंतर पूछता है तो इसका अंतर हो जाएगा 13 mm, जो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, लेकिन अगर दो बैगन में पूछे, यानी टोटल बैगन में, अर्थात इस बोगी से इस बोगी में इसके दाया में अंतर और इसके दाया में अंतर कितना चलेगा, तो ये दोनों की दाया का अंतर अगर हम देखें तो ये हो जाता है 25 mm। ठीक है, अर्थात लिखिए, एक ही एक्सल पर अगर पूछता है तो 0.5 mm,
बैगन का मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बैगन में एक ही एक्सल पर पूछे तो 0.5 mm, एक ही बोगी में पूछे तो 13 mm, और एक बैगन में पूछता है तो 25 mm। ठीक, अब ये ही 3 गो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अगर हम घोर कर पी जाएंगे, कहीं से क्वेश्चन पूछ ले कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम देते वक्त ध्यान दीजिएगा, एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर आपके आत्मा में आत्मविश्वास है कि साले कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हम बना देंगे, तो निश्चित आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले, चाहे वो अखाड़े का लड़ाई हो या आपका कंपटीशन की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले अपने मन से लड़ना पड़ता है। अगर आपने मन को जीत लिया, अपने मन की लड़ाई को आपने जीत लिया, तो समझिए कि लड़ाई आपने जीत लिया। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसा तैयारी होना चाहिए कि एग्जाम देते हम रास्ते में जाएं या एग्जाम देने जाएं तो एकदम दिल और दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव रहे, खुश रहे कि चलो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हम उसको मार देंगे। इस तरीका से आपका तैयारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हमने लेक्चर दे दिया, इसी को लोग कहते हैं कि सर आप बहुत बोलते हैं। चलिए, 100 में 95 आदमी को अच्छा लगता है, 5 आदमी को अच्छा नहीं लगता है, तो हमको इसे कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बैगर का बताया, अब हम कोच का बताएंगे। ठीक है, तो कोच में क्या होता है, तो कोच में भी एक ही एक्सल पर पूछ देता है आपको, तो 0.5 mm। एक बोगी में अगर पूछता है कि एक एक्सल से दूसरी एक्सल वाला, मतलब कि इसमें और इसमें, अब किस में चल रहे हैं हम, कोच में। ठीक है, बोगी बैगन का हमने बता दिया, कोच का। तो एक अगर क्या बोलते हैं बोगी में कहता है, तो ये होता है 5 mm, एक ही एक्सल पर कहे तो 0.5 mm। और एक कोच में अगर कहता है, टोटल कोच में, अर्थात इस बोगी से दूसरे बोगी के लिए दाया में अंतर, तो ये हो जाता है 13 mm। ठीक है, कोच के लिए एक ही एक्सल पर 5, एक ही बोगी में नहीं, एक ही एक्सल पर 0.5। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, एक बोगी में 5 और कोच में 13। ठीक, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये इस पर जितना भी क्वेश्चन था हमने पूरा क्लियर किया। अगर इसमें से इतना बताने के बाद अगर आपका क्वेश्चन छूटता है, तो समझिए कि आप किस कैटेगरी के आदमी हैं। चलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। चलिए 13 नंबर, कह रहा कि डैश टायर डिफेक्ट गेज से चेक नहीं किया जाता है। मगर टायर डिफेक्ट गेज से क्या नहीं चेक किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो गर्म धुरा, फ्लैट टायर, रूट रेडियस, शार्प लेंथ। तो देखिए गर्म धुरा जो है टायर डिफेक्ट से नहीं किया जाता है, व्हील का दोष जो है टायर डिफेक्ट गेज से हम लोग जांचते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट बीएलसी रेक लेवल में स्लैंक ड्रावर सिस्टम की ऊंचाई। ठीक है, तो ये 845 होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। और इसका जो है ऊंचाई नीचाई जो भी है, हम आप लोग को जो भी हमसे पीडीएफ लिए हैं उनको हमने दिया है नीचे, सबसे नीचे हम भेजते हैं उसको, वीवीआई जो हम भेजते हैं ना, वीवीआई मॉडल क्वेश्चन बैंक, उसी में सबसे नीचे आप देखिएगा भेजे होंगे वैगन डायमेंशन, वीवीआई डायमेंशन, एलएचबी वीवीआई डायमेंशन। ठीक है, या बैगन डायमेंशन, इस तरह करके उस पीडीएफ का नाम है। तो जितने भी बैगन का डायमेंशन है, ऊंचाई नीचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है उसमें मिलेगा, और कोच वाला उसमें मिलेगा, और उसको एकदम रट जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, ऑटोमेटिक लॉकिंग और ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को उठाने के लिए कितने किलो। देखिए ये जो है एटीएल जो होता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो होता है, उसमें जैसे मान लेते हैं कि कंटेनर बीएलसी बोगी लोग कंटेनर जो होता है उस पर कंटेनर हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो कंटेनर जब रखते हैं नीचे, तो आप जो है 600 केजी ऊपर से भार रहेगा, तो एटीएल ऑटोमेटिक जो है फंस जाएगा इसमें, किसको लॉक कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम उठाते हैं तो उसमें 1000 केजी का भार लगेगा, तब जाकर के लॉक इसका छूटेगा। समझे कि नहीं समझे। लेकिन आपके क्वेश्चन में है उठाने के लिए, तो याद रखिए 600 और 1000 होता है, ध्यान रखिएगा 600 और 1000, क्योंकि देखिए आपके ऑप्शन में 1000 यहाँ भी है और 1000 यहाँ भी है। तो अगर केवल 100 अगर क्या बोलते हैं 1000 आप याद रखते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए 1000 ना करके आप 600 और 1000 याद रखिए। ठीक है, क्योंकि रखने के लिए ऊपर से 600 और उठाने के लिए 1000 केजी, मतलब प्रेशर या बल की आवश्यकता होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा एटीएल के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सप्लाई की तारीख से बैगन की सीबीसी की वारंटी पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है 54 माह होता है, लेकिन इसके बारे में हम एक लाइन बोलने का प्रयास करेंगे कि जो भी भाई हमसे पीडीएफ लिए हैं बैगन का वीवीआई क्वेश्चन
मॉडल क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर हम लिखे हैं VVI मॉडल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसका 4 पार्ट में हम आपको भेजे हैं, पार्ट 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट में। और दूसरा प्रकार का एक हमने PDF भेजा है, मॉडल क्वेश्चन बैंक, पार्ट 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है, यानी पार्ट 6 तक है। तो VVI वाला 4 पार्ट में है और ये जो है 6 पार्ट में है, मॉडल क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसको टाइपिंग करके हम एक एक चीज को चुन चुन करके हमने उसमें दिया है। तो उसमें उसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कि सप्लाई की तारीख से बैगन का मतलब कि वारंटी पीरियड क्या चीज का पूछ रहा है, तारीख से बैगन का CBC का वारंटी, ठीक है, CBC का वारंटी। तो उसमें मैं उस PDF में पढ़ेंगे तो CBC का क्या बोलते हैं, वो DV जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर वालों, उसका हर चीज़ का उसमें ये सप्लाई और लगाने के बाद कितना दिन इसका लाइफ होना चाहिए, ठीक है, 24 मंथ 36 मंथ सब उसमें दिया है, ठीक ना, DB वाला। और CBC आप देख ही रहे हैं 54 माह, ठीक ना। तो सप्लाई की दृष्टि से और लगने के बाद 2 को क्वेश्चन आता है। तो उसको हम इसको इसलिए हम नहीं बताएंगे कि आप उस PDF को जाकर पढ़ें, ठीक। बैगन वाला VVI पार्ट 1 2 3 4 और मॉडल क्वेश्चन बैंक पार्ट 6 तक है, ठीक है। 6 को इसका PDF है, टोटल 10 PDF मैंने गेस क्वेश्चन करके भेजा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि जा गायब टेस्ट तब किया जाता है जब नकल बंद स्थिति में हो। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बंद स्थिति में ही नकल का हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक। ये नंबर में जो आप देख रहे हैं 18 नंबर में क्या कह रहा है कि LWLRRM, ठीक है, कि लगेज रूम की कैपेसिटी कितना होता है। इसमें तो आप लोग 100% कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटी 3.9 से 5 टन होता है। 3.9 से 3.9 से 3 क्या बोलते हैं 5 टन तक होता है, 3.9 से 5 टन तक होता है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, इसको हम आपको क्लियर कर दें कि इसमें देखिए इसके 3.9 से 5 टन के बीच में ई आ रहा है 4.5, यहीं पर आपका कंफ्यूज करता है, ठीक है, कि 3.9 से 5 टन के बीच होता है, लेकिन 2.4 तो नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है हमको डाउट में डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि 3.9 से 5 टन के बीच 4.5 आता है, ठीक है, एकदम इसमें कोई डाउट की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है, 3.9 से 5 टन होता है, ठीक, LHB में जो होता है, ठीक ना, WRRM, ठीक। लेकिन आपके क्वेश्चन में तो आप देख रहे हैं ऑप्शन में कि 3.9 और 4.5 दिया है, लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो हमारा 2 को पॉइंट मिलना चाहिए, या तो 3.9 या तो 5, लेकिन इसमें 5 नहीं दिया है तो हम 3.9 मारेंगे, ठीक है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, थ्योरी में या वीडियो में या गूगल पर AI मूड जो भी करके आप सर्च कर सकते हैं, आप 3.9 से 5 टन ही मिलेगा, ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन आपका 3.5 3.9 और 3 क्या बोलते हैं, बोलने में भी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, 3.9 और 5 इसमें से कोई एक रहेगा तो मारेंगे, लेकिन बीच वाला 4.5 नहीं मारेंगे, ध्यान रखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहिया दोष नहीं है, शार्प फ्लैंज, थिन फ्लैंज, शू फ्लैंज, डीप फ्लैंज। तो शू फ्लैंज जो है कोनो जूता का पट उट थोड़े होता है, शू कट लिखा है, शू का मतलब वो भी हो जाएगा ब्रेक शू, ठीक है। तो यहाँ पर पहिया की बात किया गया है, शू कट जो होता है ब्रेक शू का ही मतलब डिफेक्ट है, लेकिन ये वाला नहीं है, बाकी सब है तो अच्छा से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आईसीए बोगी में बोलिस्टर की फसर संचालन किसके द्वारा नियंत्रित मतलब गाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर दिया है लेटरल मूवमेंट, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट को जो है इक्विलाइजिंग स्टे रड, इसका यहाँ पर लिखा है इक्विलाइजिंग स्टे, ठीक है ना, इक्विलाइजिंग स्टे रड होता है, ठीक है, इक्विलाइजिंग स्टे रड, ठीक है। तो आपने देखा होगा इक्विलाइजिंग स्टे रड कैसे होता है, यहाँ पर एक बोगी होता है, यहाँ पर एक बोलिस्टर होता है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर जो है हम लोग क्या बोलते हैं इसको पंखी रखते हैं, और इसी में से जा करके बोलिस्टर को जो है जोड़ता है, ठीक है ना, बोलिस्टर को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रहता है यहाँ पर, ठीक है, पहले वाला यहाँ पर रट जाता था, मतलब ये समझिए कि इस टाइप से इसको जोड़ता है, ठीक है ना, पंखी से। तो इसको जो है क्या बोलते हैं, इसी को इक्विलाइजिंग स्टे रड कहते हैं। और ये जो है लेटरल मूवमेंट को जो है ऐसे ऐसे जो भी
बोगी इधर उधर होगा, लेटरल मूवमेंट, उसको ये गाइड करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया क्यों, लेटरल मूवमेंट। और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल गए, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो वो जो है देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बोगी के चारों कोनों पर जो है एक्सल गाइड जो होता है या डैशबोर्ड जिसमें फंसा रहता है, उसमें जो है एक्सल गाइड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल को नियंत्रित करता है या गाइड करता है, जो भी आप समझें। ठीक है, तो लेटरल जो है, लेटरल मूवमेंट कौन गाइड करता है, इक्विलाइजिंग स्टेरड। और लॉन्गिट्यूडिनल कौन गाइड करता है, एक्सल गाइड। ठीक है, या डैशबोर्ड भी कहीं ऑप्शन में रहता है, इसलिए आप एक्सल गाइड और डैशबोर्ड दोनों लिख लें या करके। ठीक, तो ये आपने समझ गया, डैशबोर्ड का हमने नाम लिया है। तो डैशबोर्ड का थोड़ा सा हम आपको झलक दिखलाएंगे, समझा देंगे कि डैशबोर्ड में जो है 1.6 लीटर तेल भरा रहता है। ये 40 ऊंचाई तक भरा रहता है। इसमें तेल जो है सर्वोलेन, लिख लीजिएगा, सर्वो 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 सर्वोलेन 68, इसमें तेल भरा जाता है। आपको प्रेडिकली सर्वोजेम 100 भी मिलेगा। हाँ, प्रेडिकली आप भरते हैं, हम जानते हैं, देखने थ्योरी में भी मिलता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं 100 नहीं मिलता है, शायद कहीं मिल जाता है। तो जब 100 रहेगा तो 68 नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो 68 मारेंगे। हर तरह से कंफर्म होइएगा। ठीक है, तो ये हो गया डैशबोर्ड के बारे में। ठीक, और डैशबोर्ड में ही आकर के एक्सल गाइड फंसता है और लॉन्जिट्यूडिनल गाइडेंस करता है। ठीक, गाइड करता है। तो तेल कितना भरा रहता है, 1.6, ऊंचाई अगर पूछता है तो 40, तेल सर्वोलेन 68। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए क्या बोलते हैं उसको, बोलिस्टर पर जो रहता है साइड बैरियर, साइड बैरियर में कौन तेल भरा जाता है, उसमें बेयरिंग पीस का मोटाई कितना होता है। ठीक है ना, चलिए कितना तेल भरा रहता है सब लिखिए, देखिए कि आप कितना पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में, फिएट बोगी में इस्तेमाल होने वाला प्राइमरी सस्पेंशन। देखिए फिएट बोगी की बात किया है, तो फिएट बोगी में प्राइमरी, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी पूछा है। चारों कोना पर, चारों कोना पर जो स्प्रिंग जो होता है वो प्राइमरी होता है, और बीच में जो स्प्रिंग होता है वो सेकेंडरी होता है, और चारों कोना वाला होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में जब भी होता है तो एक पतला सा होता है और एक मोटा वाला होता है। ठीक है ना, यानी डबल होता है उसमें, यानी डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग प्राइमरी होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ प्राइमरी के जगह पर यहाँ पर केवल सेकेंडरी अगर लिख देता कि फिएट बोगी में इस्तेमाल होने वाली सेकेंडरी सस्पेंशन कैसा होता है, तो वहां पर आपको डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग भी लिखना होगा और एयर स्प्रिंग भी लिखना होगा। लिख लीजिएगा, स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग, एयर एयर स्प्रिंग किसका मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी स्प्रिंग का। एयर स्प्रिंग भी और डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग भी सेकेंडरी में दोनों प्रयोग होता है, जबकि प्राइमरी में केवल डबल नेस्ट क्वाइल स्प्रिंग का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जस्ट ये सेकेंडरी वाला जो है, जस्ट इसके पहले टेस्ट सीरीज 39 जो हमने लिया था उसमें जो ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है ना, सेकेंडरी वाला। ठीक है ना, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार आप लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को जाकर के हमारे चैनल पर देखिए, हमसे जुड़िए, टेस्ट में भाग लीजिए और एकदम क्या कहें, फारू तैयारी कीजिए, कहीं भी जाए तो एकदम गर्दा छोड़ा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में, बैगन में सर्विस के दौरान सीबीसी के अधिकतम में ढीलापन। देखिए सर्विस के दौरान ढीलापन पूछ रहा है कि कितना ढीला हो तो चलेगा, समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन आपसे किया है तो यहाँ पर दिया है 25। ठीक है, किसमें, बैगन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इसी से संबंधित, रिलेटेड क्वेश्चन को कॉपी में लिखते चलेंगे ना तो आपको मतलब कि जब भी कॉपी उल्टेंगे फट आपको दिखाई देगा। इसमें आता है गैदरिंग रेंज, इसको गैदरिंग रेंज भी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सीबीसी हमने बना दिया, ठीक, सीबीसी बना दिया, तो पूछता है कि क्या बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल अगर मान लेते हैं कि सीबीसी ऊपर नीचा कर रहा है, ऊपर नीचा, ये दोनों ऊपर नीचा कर रहा है, तो वर्टिकल गैदरिंग रेंज कितना होना चाहिए, तो ये होता है 90 mm। ठीक है, और हॉरिजेंटल धक्कर धक्कर नहीं करता आगे पीछे, ये कितना गैदरिंग रेंज होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, यानी वर्टिकल हो जाएगा 90 और हॉरिजेंटल हो जाएगा 110 mm। ठीक है, ये जो है किसके लिए, कोच के लिए। ठीक है, आपके बैगन के लिए यहाँ पर 25 दिया है। ठीक, तो अब जैसे याद करें, बैगन के लिए या कोच के लिए इसे कोई मतलब नहीं है। गैदरिंग रेंज जब ही आएगा, गैदरिंग रेंज 90 और 10 मारेंगे, और इस तरह ढीलापन वाला क्वेश्चन आएगा तो 25 मारेंगे। हमको कहने का मतलब है कि किसी तरह घोर कर पी जाइए,
क्या है, नहीं है, कैसे है, उतना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज जो है समुंदर है, आप समझते समझते पागल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जैसे वो याद कर लीजिए, घोर कर पी जाइए। चलिए 23 नंबर में कह रहा है लीलन में इस्तेमाल होने वाला कंबल की कोडल लाइफ जो है कितना होता है। ठीक है, यानी ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का कोडल लाइफ जो है आपसे पूछा है, तो 48 महीना होता है। ठीक है, ये सब रटने वाला चीज। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती स्टेशन पर सस्पेंशन प्रीमियम, मतलब शुरुआती स्टेशन पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो होता है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर हमेशा जो है 100% ही होता है शुरुआती में, क्योंकि स्टेशन पर गाड़ी जो है खतरा होने की संभावना ज़्यादा होता है, गाड़ी चलती है वहाँ पर एकदम 100% होता है। ठीक है, और रूट में जो है 95 और 90 होता है इन रूट में। ठीक है, दोनों होता है, 95 भी होता है, 90 होता है। और किस में होता है, राजधानी में क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेस में, मेल एक्सप्रेस में। ये सब आप कमेंट में लिखेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, डिटेल हम बहुत ज़्यादा हम चल रहा है। ठीक है, चलिए 25 नंबर में स्प्लिट पिन और कटर पिन किस कोण पर है। देखिए इसमें जो कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है मैं उस पर जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि स्प्लिट पिन या उसको चीरा पिन, यानी कारखाना की भाषा में उसको चीरा पिन बोलते हैं। ठीक है, कारखाना की भाषा में शुद्ध नाम उसका स्प्लिट पिन है। ठीक है, क्या है, स्प्लिट पिन। तो जैसे मान लेते हैं कि हम एक चीरा पिन बनाते हैं। ठीक है, चीरा पिन उतना अच्छा से तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ये चीरा पिन बन गया। ठीक, ये मुंह सटा रहता है, तो इसको कितना पर फैलाएंगे, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो यहाँ पर दो बात होता है। ठीक है, अब इसमें आंसर है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों को मिल करके 45 डिग्री फैलाना है, या एक को या एक को 45 और इसको 45, यानी यहाँ इसको खींचे तो यहाँ 45 और यहाँ 45। ठीक है, यही कॉन्फ्यूज हो जाता है। अगर दोनों जोड़िएगा तो 45 45 90 हो जाता है। ठीक है, और एक को जोड़ते हैं तो 45 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी भी एक पिन की ही बात किया जाता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन में 90 mm नहीं रहता है। ठीक है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जानिए। ठीक है, तो ये पिन जो होता है ये बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि फिर से हम मिटा देते हैं, ये पिन जो हमने बनाया ये जिसे यहाँ पर बीचों बीच हो गया, तो यहाँ पर जो है 45 और यहाँ पर 45, यानी दोनों मिल करके इसको 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यानी एक पिन को 45 या दूसरे पिन को 45। ठीक है, तो कर स्प्लिट पिन को कटर को किस कोण पर फैलाना चाहिए, तो 45 डिग्री, यानी एक कोण को 45 डिग्री, ना कि दोनों। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए मैंने बताया है, लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा एक ही वाला पूछता है और 45 ही मारिएगा। ठीक, चलिए 26 नंबर में आईसीएफ कोच में रोलर बेयरिंग में किस प्रकार ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर हमने बता दिया है बेयरिंग के बारे में, सीटीआरबी और डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो आईसीएफ में प्रयोग होता है, किस कंपनी का आता है। ठीक है, कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, सब हमने बताया है। उसमें ये भी बताया है कि उसमें लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट वाला जो है कचरा वाला होता है, तो ये जो है क्या बोलते हैं, एंकर लिंक वगैरह ये सब वहाँ पर ये सब प्रयोग किया जाता है। सर्वो वाला जो है ये सब तेल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना कहे उतना याद कीजिए। चले 27 में करें एयर ब्रेक सिस्टम में थ्रेड ज्वाइंट को किस मतलब टेप से, तो टेफलॉन टेप से मतलब कि हम लोग उसको कवर करते हैं। ठीक है, एयर ब्रेक में जो भी हम लोग नट बोल्ट टाइट करते हैं तो उसको टेफलॉन टेप से उसको जो है टाइट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर बीपीसी अमान हो जाता है अगर रेक किसी भी परीक्षण यार्ड में कितना घंटा खड़े रहे, 24 घंटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जा रहा है इस ऑनलाइन एग्जाम में, इसी लॉलीपॉप क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ये ना सोचेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन इसको हम कॉपी में नोट नहीं करेंगे और वही क्वेश्चन पूछ देगा, आप कंफ्यूज में चल जाइएगा। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 29 नंबर रेल कोच नवीकरण कारखाना RCNK मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, ये कहाँ, तो नया नया अभी सोनीपत में जो है तैयार हुआ है, नया कारखाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सब जीके का क्वेश्चन है, मैंने करंट अफेयर का जो वीडियो हमने बनाया उसमें जाकर देखिए, बहुत अच्छे ढंग से सबको मैंने बताया है। 40 लाख रुपए से ज्यादा के नॉन स्टॉक स्टैंड को मंजूरी कौन देगा। भाई 40 लाख से अगर ज्यादा है तो उसका मंजूरी कौन देगा, ये चीज आपसे कह रहा है। तो ये देगा PHOD, PHOD देंगे। कौन देंगे, PHOD साहब देंगे। ये कौन होता है PHOD। ठीक है, तो इसका
फुल फॉर्म होता है, आप लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PHOD फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है क्षेत्रीय रेलवे में किसी विशिष्ट विभाग जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑपरेटिंग इत्यादि के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सीधे महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है। कौन? PHOD। ठीक है, PHOD ये कौन होता है? ये क्षेत्रीय रेलवे अर्थात जोनल स्तर पर किसी विशिष्ट विभाग जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑपरेटिंग इत्यादि के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो सीधे महाप्रबंधक अर्थात GM साहब को रिपोर्ट करता है। कौन? PHOD अर्थात प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, समझ गए PHOD के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, दुर्घटना स्थल की ओर जाते समय 140 टन क्रेन का इंफॉर्मेशन अनुमति अधिकारी गति, मतलब कि 140 अगर दुर्घटना हो गया है और 140 ट्रेन का क्रेन अगर जा रहा है तो उसका अधिकतम गति कितना होता है, यही आपसे क्वेश्चन किया है। तो ये जो है 100 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सब रटने वाली क्वेश्चन है, रट लीजिए। कह रहा है कैसनो ट्रॉली के सेंटर पिवोट में लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला लुब्रिकेंट का सस्पेंशन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे किया है। ठीक है, तो ये हो जाता है IS 495। ठीक है, ये नंबर इसका सही आंसर है। सर्वोलेन वगैरह सब ऊपर बहुत समझा है, चलिए बहुत बोल लिए हैं। 33 नंबर, वॉक्सन बैगन के लिए क्या लिखा है? ASAB यानी अर्थात ASAB का फुल फॉर्म होता है स्लैंग एडजस्टर बैरल। ई आयाम कितना होता है? A आयाम, E आयाम। देखिए, ए आयाम, E आयाम के बारे में भी बहुत ज़्यादा हम प्रत्येक वीडियो में A डायमेंशन, E डायमेंशन के बारे में भी हमने समझाया है। तो A डायमेंशन, E डायमेंशन यहाँ पर हमें क नंबर को 33, तो 555 से 575 होता है। ठीक है, वही सोच रहे हैं कि फिर इस पर कितना बोलेंगे, वही सोच रहे हैं कि बता ही देते हैं। आप लोग भी ध्यान देंगे इस पर, A डायमेंशन और E डायमेंशन के बारे में। क्योंकि राजधानी वाला में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, A डायमेंशन, E डायमेंशन वाला, ये तो हमने, ये तो क्या बोलते हैं, ये तो आपको बैगन का हो गया। ठीक है, हम कोच के बताने वाले थे। ठीक है, तो कोच में हम पहले आपको बता देते हैं, भले बैगन में। ठीक है, A डायमेंशन, E डायमेंशन, तो आपको, चलिए कोचे सही रहेगा। देखिए हम लिखते जाते हैं, आप लिखी जाइए ICF। ठीक है, ICF में जो होता है A डायमेंशन जो है कितना होता है? 22 प्लस माइनस 20। ठीक है, और E डायमेंशन जो है बाद में बताएंगे। E डायमेंशन इधर लिख देते हैं, जगह तो है, ये है E हो गया A डायमेंशन। अब इधर लिखते हैं E डायमेंशन। ठीक है, तो E होता है 375 से, नहीं 375 प्लस माइनस 25 लिख दीजिएगा। ठीक है, E हो गया, मैं किसका बात कर रहा हूँ? ICF का। ठीक है, तो 22 प्लस माइनस 20 होता है, और E डायमेंशन होता है 375 प्लस माइनस 25, अर्थात आपको 25 प्लस भी हो जाएगा यानी 400 हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा 350 भी हो जाएगा, इसी तरह आएगा। ठीक है, और इसी में राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी का, तो यहाँ पर हो जाता है राजधानी वाला का 22 प्लस माइनस 40। ठीक है, और इसमें भी E डायमेंशन इतना ही रहता है। ठीक है, राजधानी वाले 325 प्लस माइनस मतलब कि 4 होता है, भले 25 होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो आया है ई बॉक्सन बैगन यानी गुड्स के लिए, अब यहाँ हम गुड्स के लिए अगर हम बता दें जो आपके क्वेश्चन में आया है, तो इसमें BOX हम लिख देते हैं, BOX हो गया। चाहे UIC अगर लिखता है UIC, ठीक है, या BOXC लिखता है, BOXC ऐसे भी लिखता है, तो इस सभी के लिए हम मिटाते हैं इसको, इस सभी के लिए जो है आपको E डायमेंशन जो है यानी A डायमेंशन अगर लिखते हैं तो 50 प्लस माइनस 20, और E डायमेंशन जो है 575 प्लस माइनस 25। ठीक है,
इस तरह भी आपको आता है। लेकिन सर कहिएगा सर यहाँ तो 555 अथी है 75 है, आपने लिख दिया 575 प्लस माइनस 25, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस हम करते हैं तो 550 के आसपास आ जाएगा 555, और प्लस करते हैं 575 में तो 600 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके अगर इस तरह भी ऑप्शन में आपको रहता है, ए हो गया आपका ए डायमेंशन और ई हो गया आपका ई डायमेंशन, ठीक है। तो आप दोनों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सभी को हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कमेंट लगिएगा करने, टोटल लिख लीजिए। अगर कैसनोव लिखता है, कैसनोव लिख लीजिएगा, कैसनोव या BLC, ठीक है, BLC या BOXN। हमने ऊपर क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने लिखा था BOX, ये लिखा था, और ये भी लिखा था BOXC लिखा था, BOXC लिखा था, BOX बॉक्स लिखा था। उसमें हमने बताया था 50 प्लस माइनस 2 0, मतलब ए डायमेंशन और ई डायमेंशन जो आपके क्वेश्चन में है, ठीक है। लेकिन अब हम लिखते हैं कैसनोव BLC और बॉक्स N, इसमें N लगा हुआ है, ठीक है, इसमें N नहीं लगा हुआ था। तो इसका जो है, इसका जो होता है 70 प्लस माइनस 2 0, और ई डायमेंशन तो सबके लिए उतना ही होता है 575 प्लस माइनस 25 बैगन के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते थे कि आप फट दे कमेंट कीजिएगा कि 70 प्लस माइनस 2 होता है बॉक्सन में, आपने ऊपर बता दिया 50 प्लस माइनस 2। तो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि BOX का हमने बताया है और BOXC का हमने बताया है 50 प्लस माइनस 2 0, ठीक है। और यहाँ जो है कैसनो BLC बॉक्सन, इसका 70 प्लस माइनस 2 0 ए डायमेंशन, और ई डायमेंशन 575 प्लस माइनस 25 ई डायमेंशन सब में बराबर होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और ICF में भी हमने बता दिया 22 प्लस माइनस 2 0, और ई डायमेंशन 375 प्लस माइनस 25, ठीक है। राजधानी में 22 प्लस माइनस 4 0, और ई डायमेंशन तो बराबर ही होता है। चलिए, हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोटायलेट में साइने की प्रक्रिया, यानी सड़ने की प्रक्रिया कहाँ होगा, डाइजेस्टर में होगा, ठीक है, बायोडाइजेस्टर में होगा। अब बायोटाइन के बारे में नहीं समझाएंगे कि आयतन कितना होता है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम डिटेल बता दिए, वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। अलार्म चैन टेस्टिंग किलोग्राम वजन कितना होता है। देखिए अलार्म चैन का टेस्टिंग जो है 7 से 10 केजी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, 7 से 10 केजी, अधिकतम 10 न्यूनतम 7 होता है, ठीक है। तो कहीं 7 भी देता है, कहीं 10 भी देता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, लेकिन 7 और 10 एक साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा जो आपके सामने है। चलिए 36 नंबर, निरीक्षण कैरिज परिवहन कोड क्या, निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड, यानी निरीक्षण, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन कैरिज, ठीक है। इंस्पेक्शन कैरिज का ट्रांसपोर्टेशन कोड ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, RA होता है इसका, जो D नंबर में इसका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप लिख लीजिए पेंट्री कार का, एक जगह लिख लीजिए, पेंट्री कार का होता है WCB, ठीक है, पेंट्री कार का WCB। और फर्स्ट क्लास AC का होता है FAC होता है। 2 टीयर का क्या हो जाता है, CW, ठीक है, CW। और 3 टीयर का होता है CN, ठीक है। चेयर कार का होता है, हम चेयर कार लिख, चेयर कार का होता है CZ, ठीक है। और ऊपर क्वेश्चन ही मिला था LWRRM लगेज कम ब्रेक बैंड का होता है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, अब जैसे यहाँ पर 2 टीयर है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे, AC तो ACCC 2 टीयर हो जाएगा। और 3 टीयर का मतलब होता है CN, इसमें अगर AC लगा देंगे तो AC 3 टीयर हो जाएगा, और केवल S लगा देंगे तो स्लीपर 3 टीयर हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझना, ठीक है। तो आपने इसको समझा, ठीक है। चलिए बहुत समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, BLC वैगन की रेक के लिए जाने की क्षमता कितना है। देखिए अब इसमें जो है BLC के बारे में एक मैं समझा दूं, ये BLC बोगी लो कंटेनर, ठीक है। तो इसमें जो है इसको 5 भाग में बांटिए, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5। तो दोनों साइड में जो होता है इसको हम A कार बोलते हैं, ठीक है। और बीच में जो होता है ना, ये B कार होता है, ठीक है। BLC के
एक यूनिट में क्वेश्चन आता है कि बीएलसी के एक यूनिट में कितने ए कार होता है, तो कितने ए कार होता है 2 हो गया। बीएलसी के एक यूनिट में कितने बी कार होता है, तो 3 होता है। ठीक है, तो ए हो गया आपको एक यूनिट में, तो एक यूनिट में कितना मतलब बोगी हो गया, कंटेनर हो गया, तो कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 5। ठीक है, टोटल 5 क्या हुआ यूनिट, है ना, नहीं ये मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ यूनिट हुआ, यूनिट नहीं इसको क्या बोलते हैं, बोगी कहिए, ठीक है ना, कंटेनर कहिए, यानी 5 कार, यहाँ पर कार का जिक्र किया है, यानी कितने कार हो गया टोटल, 5 कार हो गया, 5 कार। ठीक है, 5 कार हो गया, यानी एक यूनिट में 5 कार, यानी 3 गो बी कार और 2 गो ए कार, यानी टोटल 5 कार हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आता है कि एक रेक में, यानी बीएलसी के एक रेक में कितना यूनिट होता है, क्वेश्चन आता है कितना यूनिट होता है, कितना यूनिट होता है, तो 9 यूनिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बीएलसी के एक रेक में कितना यूनिट होता है, तो 9 यूनिट होता है। ठीक है, और 5 कार का एक यूनिट बनता है। ठीक है, तो 5 कार का एक यूनिट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 9 यूनिट है, तो कितना टोटल कार हो जाएगा, यानी 9 गुने 5, यानी टोटल 45 हो जाएगा, यानी 45 कार हो गया, जो आपके क्वेश्चन में है कि बीएलसी बैगन की रेक ले जाने की क्षमता, यानी कितने मतलब कि बैगन जो है ले जाएगा, तो 9 पचे 45 को बैगन वो ले जाएगा। फिर से समझिए, एक यूनिट में 5 कार होता है, जिसमें ए कार 2 हो गया और बी कार जो है 3 को हो गया, तो एक यूनिट में 5 कार और एक रेक में 9 यूनिट होता है, तो कार कितना हो गया, बैगन कितना हो गया, 9 पचे 45 हो गया। इतना नहीं, इतना पर नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। एलएचबी कोच में नए ब्रेक पैड की मोटाई कितना, आप जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, तो न्यू यहाँ पर क्या पूछा है, न्यू, तो न्यू पूछेगा तो आपको 35 मारिएगा, अगर प्राइमरी पूछता है प्राइमरी, तो प्राइमरी पूछेगा तो 36 में मारिएगा। आपके क्वेश्चन में अगर प्राइमरी रहेगा तो 36 मारेंगे, न्यू रहेगा तो 35 मारेंगे। ठीक, चलिए, सेकू कपलर का उपयोग किस में किया जाता है, अब देखिए कपलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, कपलर के बारे में मैं थोड़ा सा झलक दिखलाऊंगा आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एएलएचबी में जो है एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। आईसीएफ में जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखा, हाइब्रिड, इसमें भी स्क्रू कपलिंग। ठीक है, और अब नया में एच टाइप भी लग रहा है हाइब्रिड में। ठीक है, और डेमो में जो है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे गुड्स में भी ई टाइप, एलएचबी में क्या था, एच टाइप सीबीसी, लेकिन गुड्स में जो है ई टाइप सीबीसी, यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है गुड्स में। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने लिख दिया एलएचबी में एच टाइप, और ई टाइप जो है ई टाइप सीबीसी किस में प्रयोग होता है, गुड्स में होता है। ठीक ना, तो एलएचबी में एच टाइप और स्क्रू कपलिंग जो है आईसीएफ में हो गया, इसमें भी स्क्रू कपलिंग हाइब्रिड में, और डेमो में जो है सेकू कपलर का प्रयोग हो गया। और बच क्या जा रहा है, वंदे भारत। ठीक है, तो वंदे भारत में जो है आपके ऑप्शन में रहता है सेमी परमानेंट कपलर, सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं सेमी परमानेंट कपलर न लिख करके डेलेनर वी लिख देता है, डेलेनर वी कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखता है, तो सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर वी के भी नाम से जाना जाता है। सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर वी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको डेलेनर कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी का जो क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमानेंट कपलर किसने बनाया है, डेलेनर कंपनी, कंपनी का नाम है डेलेनर कंपनी। ठीक है, तो इसीलिए इसको डेलेनर वी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं सेमी परमानेंट कपलर न लिख करके वंदे भारत में डेलेनर वी लिख देता है। ठीक, चलिए, हमको जहां तक विश्वास है कपलर में कन्फर्म हो गए टोटल कपलर। ठीक है, चलिए, एयर ब्रेक सिस्टम में नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य क्या है। देखिए, नॉन रिटर्न वाल्व है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एयर टैंक है और ये एफपी लाइन है, एफपी मतलब फीड पाइप। ठीक ना, यहाँ पर जो है एनआरबी लगा रहता है, एनआर बी, चाहे भी लिखिए, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तो एपी से हवा जो है आपको 6 केजी के प्रेशर से जो है एयर में एक्जुलरी रिजर्वायर में जाता है, लेकिन इधर से हवा जो है नहीं जाने देता है, यानी रोक देता है। कौन, एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तो एनआरबी का क्या काम है, तो एफपी से हवा को एयर में जाने देंगे, लेकिन एयर से एफपी में फिर रिटर्न हवा हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, यही जो है एनआरबी का काम है, नॉन रिटर्न वाल्व का। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एनआरबी खराब हो जाए तो क्या होगा।
ठीक है। तो जब एएनआरबी खराब हो जाएगा ना, जब यहाँ पर कोच चाहे ये क्या बोलते हैं उसको, बैगन कुछ भी जोड़ा है, तो जानते हैं कि यहाँ पर दो गो पाइप रहता है, एगो ये बीपी और एफपी का। तो बीपी मैंने ब्रेक पाइप, एफपी मैंने फीड पाइप। तो जब एएनआरबी खराब हो जाएगा ना, तो फिर हवा जो है एफपी के द्वारा जा करके अब बीपी में हवा निकलने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको बीपी में भी हवा निकलने लगेगा जब एनआरबी खराब होगा, क्योंकि एफपी का काम है एआर हवा, एआर में अर्थात एक जुलरी रिजर्वायर में हवा को पैक करना, भरना, ठीक है। लेकिन जब खराब हो जाएगा ना, तो हवा जो है रिटर्न होने लगेगा, रिटर्न हो करके आपको क्या बोलते हैं, बीपी में भी, ब्रेक पाइप में भी जाने लगेगा। तो आपको समझिएगा कि एनआरबी खराब है, ठीक ना। तो ये हो गया, आप समझ गए कि सीआर से कहाँ लिखा है, एआर से बीपी तक, क्या लिखा, एआर से एफपी तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है। यानी एआर में हवा को जाने देता है, लेकिन एआर से एफपी में हवा को नहीं जाने देता है। एनआरबी, नॉन रिटर्न बल्ब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोचिंग स्टॉक से संबंधित नहीं है? पाल चैरेट, ब्रेक कैलिपर, और क्या है, ब्रेक क्रैंक लीवर, ब्रीदर प्लग, ठीक है। तो ये जो सी नंबर में देख रहा है, बेल क्रैंक लीवर जो है कोचिंग से संबंधित नहीं है। चलिए इसको रट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमने। 42 में क्या लिखा है कि ईपीएफसी सिस्टम में हर प्लास्टिक में पानी की मैक्सिमम, देखिए 1.5 लीटर होता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, 1.5 लीटर। जैसे आप बाथरूम में जाते हैं ना, यहाँ पर ग्रीन एगो बटन रहता है, उसको जब प्लास्टिक जब दबाते हैं तो पानी जो निकलता है ना, 1.5 लीटर जो है बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत ट्रेन में कितने प्रतिशत कोच फॉरवर्ड, क्या लिखा है, मोटर कोच होता है, कितने प्रतिशत? देखिए इसके लिए वंदे भारत का मेरा पीडीएफ देखिए या वीडियो देखिए, बड़ी डिटेल में बताएं, पूरा फिगर के साथ में, डीटीसी, ठीक है, एनडीडीटीसी, नॉन ड्राइविंग टेलर कार, ड्राइविंग टेलर कार, ठीक है ना। सारा चीज को ए टू जेड हमने बताया है, ठीक है। और कितने मोटर कार होते हैं, ठीक है, तो उसकी कितना डीटीसी कार होता है, ठीक है ना, कितने डीसी होता है, टोटल हमने बताया है उसमें। आप डेमो मेमो का भी पढ़ेंगे, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत की बात ये किया है 43 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर जो है 50, ठीक है, यानी 50% होगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए वंदे भारत में टोटल 16 कोच होता है, जिसमें 8 को जो है आपको मोटर कार होता है, ठीक है, एमसी मोटर कार होता है, ठीक है। 2 गो जो है ड्राइविंग माने डीटीसी, यानी डीटीसी ड्राइविंग टेलर कार होता है, दोनों लास्ट में, ठीक है ना। 2 गो ड्राइविंग टेलर कार होता है, एमसी जो है मोटर कार जो है 8 गो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हमको डिटेल में बताने के लिए आप जाकर वंदे भारत वाला पीडीएफ पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में हमने फिगर बना बना करके पीडीएफ आपको दिए हैं या वीडियो बताए हैं, उसको पढ़िए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में साइड बैरियर के बियरिंग पीस कंडेमिंग साइज, देखिए कंडेमिंग जो 42 होता है, ये तो कंडेमिंग हो गया, और ये जो है 45 न्यू हो गया, और 43 जो है सॉफ्ट इशू साइज हो गया, ठीक है। सॉफ्ट इशू साइज तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है, बियरिंग पीस का, ठीक है। और इसमें जो वो साइड बैरियर की बात किया है, जो ऊपर हमने नहीं बताया है, बता देना पड़ रहा है अब। ये बियरिंग जो पीस होता है, इसमें जो है एक प्लेट रखा रहता है, ठीक ना। तो ये प्लेट जो होता है इसकी न्यू साइज, ये तो आप समझ गए, न्यू हो गया, ये सॉफ्ट इशू साइज हो गया, एक कंडम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बियरिंग प्लेट होता है, इस तरह कोनवा जो है काटा रहता है इस टाइप से, ठीक ना, साइड बैरियर में, ठीक है। तो इसमें कौन सा तेल भरा जाता है? सर्वोलेन 68। कितना तेल भरा जाता है? 2 लीटर। और इस प्लेट की मोटाई कितना है? तो मोटाई जो है 10 mm है, न्यू साइज, ठीक है। 100 पीसू साइज 9 mm है, और कंडम साइज जो है 8.5 यानी 8.5 mm है, ठीक ना। इस प्लेटवा जो बीच में रखा रहता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक ना, ये भी याद रखेंगे। 45 दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब है। चलिए तो इसके बारे में जो है हमने करंट अफेयर का मैंने वीडियो भी बनाया है, पीडीएफ भी आप लोगों को दिया, बड़ी डिटेल में हमने बताया है उसमें, ठीक ना। एक एक पॉइंट पर 10-10 को एकदम टाइप भी किया है उस करंट अफेयर में, उसको आप जरूर देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी सजा सर्विस सीट में दर्ज नहीं किया जाता है? तो सर्विस बुक में जो है आपको चेतावनी जो दिया जाता है ना, उस सर्विस बुक में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक ना। बाकी चीज़ तो आप जानते हैं कि कोई भी आपको मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, चार्जशीट, तो सर्विस बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन वार्निंग जो है, चेतावनी, आपके सर्विस बुक में ऐड नहीं होता है। चलिए अनिवार्य सेवानिवृत्त से निष्कासित या बर्खास्त की दंड जो है केवल किसके द्वारा जो है
लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नियुक्ति पदाधिकारी जो होता है वही आपको जो है जो नियुक्त किए हैं वही आपको सेवा से निष्कासित करेंगे, बर्खास्त करेंगे, जो भी है जो आपको नियुक्त किए हैं। चाहे आपको नियुक्त जो है आपका जो अधिकारी चाहे जीएम साहब किए हो, सीडब्ल्यूएम किए हों, जो भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में आपको अस्थायी रेल कर्मचारी को कितने दिन का एलएपी मिलता है? तो आप जानबे करते हैं कि 15+15 मिलता है, यानी जनवरी जनवरी और जुलाई में, ठीक ना, यानी टोटल आपको 30 दिन मिलता है, ठीक। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें विशेष हमको बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहा है ग्रुप सी कर्मचारी को 5 साल के बाद मतलब कितना सेट मिलता है, तो उनको जो है एक ठो एसी का मिलने लगता है, ठीक ना। पहले उसके पहले स्लीपर मिलता है, जब 5 साल वो ड्यूटी कर लेते हैं तो उनको एक ठो एसी का फिर मिलने लगता है, ठीक ना। तो स्लीपर वाला को काउंट नहीं करता है, ठीक ना। क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन किया जाता है एसी पास का ही क्वेश्चन किया जाता है, तो कितने सेट मिलेगा? एक सेट मिलेगा 5 साल करने के बाद, ठीक ना। वो भी क्या चीज़ का? एसी का। स्लीपर का तो पहले भी उनको मिलता था, तो वो सब नहीं क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। 50 में देखिए सस्पेंशन के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। SF1 का प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड फर्म, ठीक है ना। सस्पेंशन के लिए विच ऑफ द यूजेड ऑफ सस्पेंशन, ठीक ना। हाँ हाँ हाँ, 50 क्वेश्चन हुआ। तो चलिए आपका 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्लियर होता है। आप अगर हमारे क्वेश्चन वीडियो देखते होंगे पुराने आदमी, तब जानते हैं कि हम 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है हमारे उत्साह को बढ़ाता है, और भी डिटेल में हम बताते हैं, ठीक ना। इसलिए लाइक करने से और कमेंट करने से, अगर अच्छा लगा है तो जरूर आप अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, खराब भी कर सकते हैं। आप कमेंट करने का आपको अधिकार है, हम प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप लाइक कीजिए, अगर नया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है, और जुड़िए, ठीक है। तो वीडियो देखने वालों के लिए यही स्टॉपेज, लेकिन मैं सेट जो बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं निर्देश देना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, जो अगर हम टाइपिंग वाला क्वेश्चन भेज रहे हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार टाइपिंग वाला के लिए हम एक अलग पीडीएफ तैयार करते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होता है, तो उसमें हाईलाइटेड नहीं रहता, लेकिन एक दूसरा हम जब पीडीएफ भेजते हैं इसी का सेम, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑप्शन को हाईलाइटेड कर देते हैं जो इसका आंसर है, ठीक है। तो वो देख करके उसको जो है चेक करेंगे, ठीक है। और अपना से ही चेक करना है। मैं कितना चेक करूंगा? अपना कॉपी ईमानदारी से बना लेना है, चेक करना है, और 1/3 नेगेटिव भी काटना है, और फिर उसके बाद में अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर लिख करके जो भी अपना कौन सा टेस्ट है वो भी लिखना है, जो किस टेस्ट कौन सा टेस्ट बनाए हैं, रोल नंबर, और उसके बाद में मार्क्स जो भी है अपने मतलब कितना बनाए, अटेंड कितना किए, कितना गलत हुआ, टोटल लेकर के आपका नीचे मार्क्स दे करके फ्रेश में उसको गोला मार दे, ताकि और चेक करने का तरीका जो है, अगर आपने ब्लू पेन से बनाया है, ठीक है, जैसे मान लें 1 का ए हो गया, 2 का बी हो गया, ठीक है, 3 का बी हो गया, तो फिर इसको जो है हम कलम को अपने चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको चेक करेंगे तो जैसे मान ली इसको सही है तो सही, इसका अगर सी आंसर है तो इसको हम काट देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। अगर ये आपका गलत है, डी नहीं, इसका आंसर बी था, तो यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर बी लिख देंगे। इस टाइप से चेक करेंगे कलर को चेंज करके, ठीक ना। तो आपको भी देखने में सुविधा होगा, हमको भी देखने में सुविधा होगा, ठीक है। और उसका आंसर जो है, जो सही आंसर है उसके बगल में लिख देंगे, ताकि कभी भी आप आंसर शीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर ए था, ठीक है ना। इस टाइप से आप टेस्ट देंगे, ठीक। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और टेस्ट में भाग लीजिए। बहुत लोग है कि टेस्ट मतलब क्वेश्चन मंगा लेते हैं, टेस्ट बनाकर नहीं भेजते हैं। बहुत लोग का कहना है कि सर हम अभी पढ़वे नहीं किए हैं तो क्या टेस्ट देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। आपको 10 ही नंबर आए, 5 ही नंबर आए, 50 नंबर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब टेस्ट देने से ये आपको ये पता चलता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये आपको टेस्ट ही मतलब कि निर्देश करता है। अब आपके लिए हम जब पीडीएफ भेजते हैं तो 200 की संख्या में समुंदर ही आपको भेज दिए, कहाँ तैरिएगा आप? जब टेस्ट दीजिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि हमको सेल का पीडीएफ पढ़ना है, कि व्हील का पढ़ना है, कि वेल्डिंग का पढ़ना है, कौन क्वेश्चन आ रहा है, वही ना आपको गाइडलाइन करेगा मेरे भाई, ठीक है। इसलिए टेस्ट दीजिए, आपको समझ में आए कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, हमको कहाँ कमी हुआ, ठीक है। अंडा के झटा हमारे गलत हो गया, इसीलिए हम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन को नहीं मारेंगे। इसी तरीके से टेस्ट देना एकदम अनिवार्य है, ठीक है, तभी आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करेंगे, पीडीएफ प्राप्त करेंगे या टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे।
चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। चलिए जय हिंद जय भारत।